हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रजातांत्रिक राजनय के गुण और दोषों के संबंध में। प्रजातांत्रिक राजनय के अर्थ और विकास को स्पष्ट करते हुए हमने पिछले अध्ययन सत्र में प्रजातांत्रिक राजनय का अर्थ समझने का प्रयास किया था। प्रजातांत्रिक राजनय वास्तव में इस बात में विश्वास करता है कि राष्ट्रों की आपस में अगर कोई समस्या है या विश्व की कोई समस्या है तो इनका समाधान राष्ट्र आपस में विचार विमर्श के द्वारा अच्छी तरह से कर सकते हैं और विचारों के आदान प्रदान की भावना से अगर विचार विमर्श किया जाता है तो वह अधिक सफल सिद्ध होता है। इसलिए प्रजातांत्रिक राजनय शांतिपूर्ण राजनयिक तरीकों में विश्वास करता है और हिंसा को टालने में अपना योगदान देकर अनुकूल वातावरण बनाकर समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में ज्यादा रुचि लेता है। प्रजातांत्रिक राजनय का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि वो जनता के हित और जन इच्छा की अभिव्यक्ति करे, जन इच्छा की अभिव्यक्ति और जनहित की अभिवृद्धि करे। तो प्रजातांत्रिक राजनय अपनाने वाले जो राजनयिक होते हैं वो इस कारण से अपने आप को जनता का सेवक मानकर चलते हैं और उन्हें दूसरे देश में अपने देश के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना पड़ता है। वो अपने आप को अपने देश की जनता की का माध्यम मानते हैं और वे शासक वर्ग को निर्भय होकर सलाह देते हैं कि अमुक राजनयिक व्यवहार या अमुक नीति का अगर पालन करेंगे तो इससे जनता के हित में अभिवृद्धि होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो वो इस बात की सलाह भी देते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक राजनय का एक बहुत बड़ा गुण है। प्रजातांत्रिक राजनय में वास्तव में लोकतंत्रीय उत्तरदायित्व में विश्वास होने के कारण सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और इसलिए निर्वाचित व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से ये व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और इसलिए जो भी सरकार या राजनयिक जो गलतियां करते हैं उन पर संसद में बहस होती है। जन प्रतिनिधि सरकार से उनके जो राजनयिक कार्य किए गए हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से राजनयिक भी एक तरह से लोकतंत्रीय उत्तरदायित्व का एक पार्ट होता है। प्रजातांत्रिक राजनय में राजनयिकों की जो भर्ती होती है वो योग्यता के आधार पे होती है, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती है। इसमें वर्गीय जो लोग हैं उनको ऊपर से नहीं बिठाया जाता बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती है। इसलिए ये जो भी राजनयिक अधिकारी नियुक्त होते हैं ये राजनीतिक रूप से बायस्ड नहीं होते, ये अराजनीतिक रूप से कार्य करते हैं और अपने देश की नीतियों के हितों की रक्षा करने का ही इनका वास्तविक दायित्व होता है और ये संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक राजनय का एक विशेषता है, इसका एक गुण है। प्रजातांत्रिक राजनय में जो राजनयिक होते हैं वो विदेश नीति के निर्माता होते हैं, वे जनता के सेवक होते हैं जो चुनाव में जीत कर सरकार बनाते हैं। तो इसलिए वो जनता के हितों का ध्यान रखते हैं और वे स्वयं अपने आप को जनता से अलग रखकर कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रजातांत्रिक राजनय में चूंकि अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और व्यवस्थापिका सभाओं के पास में सरकारों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, इसलिए जो राजनयिक होता है या जो राजदूत होता है वो कोई भी समझौता पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर सकता है बल्कि उसको अपने सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है और सरकार को संसद की और संसद को अप्रत्यक्ष रूप से जनता के हित की स्वीकृति का ध्यान रखना पड़ता है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में तो संधियों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था भी पाई जाती है और वर्तमान समय में
अनेक प्रजातांत्रिक देशों में संधियों का अनुमोदन करना भी आवश्यक रखा जाता है। तो इसलिए चूंकि आज का युग प्रजातंत्रात्मक युग है और प्रजातंत्रात्मक राजनय ही प्रचलित है और इसी को आधार बनाया जाता है। तो प्रजातांत्रिक राजनय के इस प्रकार से जो गुण सामने आते हैं वो ये हैं कि इसमें जो मैंने आपको उपयुक्त अभी विशेषताएं बताई थी, जिनके संबंध में मैंने अभी चर्चा की थी, उन विशेषताओं के कारण प्रजातांत्रिक राजनय में संधियां खुले रूप में होती हैं। प्रजातंत्र में जो भी सरकार के द्वारा संधियां की जाती हैं उन संधियों को गुप्त नहीं रखा जाता है और प्रजातांत्रिक राजनय में गुप्त संधियों की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि गुप्त संधियों से जनता को इस बात की जानकारी नहीं होती है, इसलिए जनता को इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके पूर्व भी कई राज्यों ने जो गुप्त संधियां की थी उसके कारण अनेक राज्य की जनता जाने अनजाने द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा बन गई थी। तो लेकिन प्रजातांत्रिक राजनय का ज्यादा प्रचलन होने के कारण अधिकांश संधियां अब खुले रूप में होती हैं और खुले रूप में की गई संधियों के बारे में सबको जानकारी होती है। इसी तरह से प्रजातांत्रिक राजनय का जो दूसरा गुण है कि जनता सुविदित होती है, विदेश नीति का पूरा ज्ञान होता है जनता को। संधियों की क्रियान्विति भी इसीलिए अच्छी तरह से हो पाती है क्योंकि सारी जनता उसमें अपना सहयोग प्रदान करती है और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी किया जा सकता है संसद में और संशोधन भी किया जा सकता है। जनमत चूंकि समर्थन देता है, इसलिए वो संधियों को क्रियान्वित करने में सरकारों को बहुत ही आसानी होती है। 1971 में भारत और सोवियत मैत्री संधि बहुत सफल संधि मानी जाती है क्योंकि उस समय देश की जनता ने भी इस संधि को काफी समर्थन दिया, साथ ही देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी इस संधि के संदर्भ में सहमति प्रदान की थी। तो इस तरह से यह संधि काफी सफल रही। प्रेस की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। प्रजातांत्रिक राजनय में सशक्त जनमत का निर्माण प्रेस के माध्यम से ही होता है। समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में जो कुछ भी छापा जाता है वो देश की जनता को प्रभावित करता है। तो प्रेस की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विदेश सेवा और विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए कूटनीतिक सेवाओं का भी सहारा लिया जाता है, जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कूटनीतिक सेवाओं में या राजनयिक सेवाओं में जो भर्ती की जाती है वो प्रतियोगिता के माध्यम से की जाती है ताकि वो अपने देश की विदेश नीति का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकें। तो प्रजातांत्रिक राजनय में इस तरह से योग्य व्यक्तियों का चुनाव करने का रास्ता खुला होता है। इस प्रजातांत्रिक राजनय के कारण विश्व शांति को बल मिलता है। विश्व शांति को सुदृढ़ करने में प्रजातांत्रिक राजनय अपना योगदान देता है क्योंकि इसमें गुप्त संधियों का कोई स्थान नहीं होता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व में भी वृद्धि हुई है प्रजातांत्रिक राजनय के कारण, क्योंकि देशों के द्वारा जो भी संधि की जाती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के संज्ञान में लाई जाती है ताकि भविष्य में कोई भी विवाद होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका इस संदर्भ में निभा सके। लेकिन इतने सारे उद्देश्य और गुण होने के, अच्छे उद्देश्य और गुण होने के बावजूद भी प्रजातांत्रिक राजनय के कुछ दोष भी सामने आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रजातांत्रिक राजनय में जनता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकारें जनता को अवगत कराती हैं और जनता भी अपनी जो राय है या सहमति या असहमति विदेश नीति के संदर्भ में व्यक्त करती है। लेकिन इसमें कई बार अनुत्तरदायित्व, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का तत्व भी आ जाता है।
प्रजातांत्रिक राजनय में विदेश नीति को नियंत्रित करने की चूंकि अंतिम शक्ति जनता के पास में होती है, लेकिन इसमें जनता कई बार सरकारों की वास्तविक मंशा को नहीं समझ पाती है, या फिर वो सीधे सीधे उत्तरदायित्व जनता नहीं लेती है। ऐसी स्थितियों में संधियों और समझौतों को सही रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनता को जो वास्तव में उत्तरदायित्व निभाना चाहिए वो उत्तरदायित्व वो इस संदर्भ में नहीं निभा पाती है। कई देश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या अपने उत्तरदायित्व को समझे, सारी जनता अपने उत्तरदायित्व को समझे, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए विदेश नीति को जो नियंत्रित करने की अंतिम शक्ति जनता को सौंपी जाती है, तब कई बार उसके परिणाम निराशाजनक निकलते हैं। और प्रोफेसर निकलसन ने ये माना है कि संप्रभु जनता के अनुत्तरदायित्वपन से प्रजातांत्रिक राजनय को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर जनता जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है वो ही अगर उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेगी, उत्तरदायित्व को नहीं समझेगी, तो फिर उसका फायदा नहीं मिल सकता है एक देश को। इसी तरह से जनता की अज्ञानता भी प्रजातांत्रिक राजनय के दोष के रूप में उभर कर आई है। सामान्य जनता को विदेश नीति की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो इस मामले में उदासीन नीति भी अपनाती है। कई बार जनता स्वयं योग्य भी नहीं होती है और कई देशों की जनता गरीबी के कारण और अशिक्षा के कारण भी विशेष महत्व के तथ्यों या विदेश नीति के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ नहीं पाती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण तथ्यों से अपरिचित रह जाती है और वो कई बार इसके महत्व को नहीं समझते हुए विदेश नीति को घरेलू मामलों के सामने कम भी समझती है। ऐसी स्थिति में विदेश नीति के संदर्भ में जो फायदा उस देश की जनता को या उस देश की सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और प्रजातांत्रिक राजनय का ये जो दुर्गुण है वो दुर्गुण प्रजातांत्रिक देशों के सामने आता है। इसी तरह से प्रजातांत्रिक राजनय में विलंब देखने को मिलता है। विदेश नीति के अनेक प्रश्नों पर कई बार ये जरूरी होता है कि शीघ्र निर्णय लिया जाए, लेकिन डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है और संसद कई बार जनता की राय जानने के लिए प्रयास करती है और इस संबंध में उससे देरी हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम कई बार पूरे देश को भुगतना पड़ता है। निकलसन ने लिखा है कि अगर एक शक्तिशाली राजा हो या तानाशाह हो तो किसी नीति के निर्माण और क्रियान्वित करने में कुछ ही घंटे लगेंगे, लेकिन अगर वहीं एक डेमोक्रेटिक सरकार हो तो उसको काफी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है जब तक कि जनमत को वो अपने पक्ष में न कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा दोष होता है जिससे कई बार देश को नुकसान भी होता है और जो प्रक्रिया है प्रजातांत्रिक राजनय की वो उस प्रक्रिया के कारण विदेश नीति कई बार सफ़र करती है या विदेश नीति के जो नीतियां हैं उनको उस संदर्भ में जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। देश के राजनय को प्रभावशाली राजनय को इससे हानि पहुंचती है, क्योंकि देश के नेता समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। प्रजातांत्रिक राजनय का एक बहुत बड़ा दोष इसी को रिलेट करते हुए ये भी है कि इससे अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न होता है, इससे अस्पष्टता आती है और राजनयिक भी कई बार
ऐसी नीतियां अपनाते हैं जनमत को प्रभावित करने के लिए कि वो बोलते जनता को कुछ और हैं और वो करना कुछ और चाहते हैं। फलस्वरूप उन्हें भिन्न भिन्न बातें करनी पड़ सकती हैं, कहनी पड़ती हैं या वो कहते हैं, और इसके कारण से विरोधी व्याख्याएं प्रस्तुत होती हैं और राज्यों के बीच में अविश्वास की भावनाएं भी पनपती हैं। तो राजनयिकों की भाषा इस संदर्भ में अनिश्चित हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है, निरर्थक हो जाती है और अविश्वसनीय भी बन जाती है। और उनके द्वारा कई बार ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बातें की जाती हैं जनता को दिखाने के लिए, लेकिन उसका व्यवहार में कोई महत्व नहीं होता है। इसी तरह से प्रजातांत्रिक राजनय में मीडिया का या समाचार पत्र पत्रिकाओं का, प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रेस जो है वो विदेश नीति के संदर्भ में भी अपने प्रकाशन, प्रचार, प्रसार के माध्यम का उपयोग करती है। तो सरकार भी अपने विदेश नीति के प्रचार प्रसार के लिए दो प्रकार से नियंत्रण करती है प्रकाशन पर। एक तो वो अपना स्वयं का विदेश मंत्रालय का प्रशासन जो है वो स्वयं अपना एक प्रकाशन विभाग खोलती है या गठित करती है और अपने हिसाब से जो वो जनता को बताना चाहते हैं उसी प्रकार से समाचारों का प्रकाशन करती हैं। दूसरा, जो अन्य स्वतंत्र समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं या जो मीडिया के साधन हैं, उसमें भी वो नियंत्रण रखकर अपने ही व्यू को या अपने ही पक्ष को स्पष्ट करने के लिए नियंत्रित करती हैं। ऐसा वो विज्ञापनों के माध्यम से भी करती हैं और कई बार वो लेखों के माध्यम से और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से करती हैं। तो इस तरह से समाचार पत्र की जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग भी होता है और विपक्ष कई बार इस प्रकार की सरकारी नीतियों की आलोचना भी करता है और जनता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार प्रजातांत्रिक राजनय में विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और जो लोकप्रिय राजनीतिज्ञ होते हैं वो संधि वार्ताओं के लिए विदेश यात्राएं करते हैं। ये विदेश यात्राएं अनुपयुक्त होती हैं, अनावश्यक होती हैं। देश के ऊपर खर्च का इस तरह से बोझ भी पड़ता है और विदेशों में इन लोगों का स्वागत, उनकी धूमधाम, उनके आदर सत्कार के कारण कई बार ये अपने विचार में निष्पक्ष भी नहीं रह पाते हैं और ऐसी स्थिति में अगर ये कोई व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं और वो राष्ट्रहित के विरुद्ध भी हो सकता है। तो इस तरह से राजनयिकों की यात्राएं भी कई बार प्रजातांत्रिक राजनय के कारण देश के हित में न होकर अहित में भी साबित हो सकती हैं। प्रोफेसर निकलसन ने इसका उपाय बताया है कि विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या विदेश सचिव को ये जो कार्य हैं, ये जो उनके राजनयिक हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए जिनकी नियुक्ति उन्होंने उन देशों में की है और उनको अनावश्यक रूप से विदेश यात्राएं नहीं करनी चाहिए और ये कार्य संधि वार्ता इत्यादि का जो स्थायी कर्मचारी हैं, राजनयिक हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो फिर इस दोष का निराकरण हो सकता है। प्रजातांत्रिक राजनय का इसी से संबद्ध जो दोष है वो ये है कि खर्चीली व्यवस्था है। प्रचार, प्रसार, प्रकाशन और यात्राओं में काफ़ी व्यय किया जाता है और देश के धन का इसमें दुरुपयोग होता है। किंतु इस सब के बावजूद भी आज का युग प्रजातंत्रात्मक राजनय का युग है और प्रजातंत्रात्मक राजनय ही
सभी तरफ प्रचलित है। यहाँ तक कि जिन देशों में सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं हैं या जहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ भी वहाँ के राज्य भी या राज्य सरकारें भी अपने राजनय को डेमोक्रेटिक राजनय बताने का प्रयास करती हैं या डेमोक्रेटिक राजनय के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रजातांत्रिक राजनय ही आज के दौर में सबसे अधिक सफल राजनय माना जाता है, सबसे अधिक अच्छा राजनय माना जाता है। और विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना अगर बढ़ानी है तो प्रजातांत्रिक राजनय ही सबसे उचित और अच्छा राजनय होगा। इसलिए ये अधिक उचित रहेगा कि इसके दोषों को कम से कम करने का प्रयास किया जाए। प्रजातांत्रिक राजनय आज भी इसीलिए विकास के दौर में है और इसके दोषों को कम करने में ही सबसे अधिक राज्यों का हित छुपा हुआ है। हैरल्ड निकल्सन ने भी लिखा है कि प्रजातंत्रात्मक राजनय अभी उलझनपूर्ण स्थिति में है, कंफ्यूज्ड है और अन्य किसी भी राजनयिक व्यवस्था से प्रजातांत्रिक राजनय निश्चित रूप से सबसे अधिक बेहतर है। और उनका मानना यह है कि प्रजातांत्रिक राजनय हालांकि अभी अपना कोई फॉर्मूला नहीं खोज पाया है, फिर भी वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित राजनय यही है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।